हम इस ग्रैटिट्यूड के पंखों से उस नई उड़ान को और नए पंखों से हम उड़ेंगे, क्योंकि आज का सेशन एक हीलिंग है। क्योंकि ये जो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता है ना, ये एक तरह का मेंटल फेस होता है। तो इसके लिए ये हीलिंग ही बहुत जरूरी है। तो जो आज का सेशन होगा सिंपल सा सेशन है, कुछ मैं बहुत बड़ी बात नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ एक हम आपसे एक दूसरे से अपने दिल की बात करेंगे। आपको एक कनेक्शन फील होगा कि हाँ ये मेरे साथ भी हो रहा है। तो एक मुलाकात होगी खुद से, एक याद जो सिर्फ एक पेरेंट्स बन के हमारे मन में रह जाती है ना। तो अब जो ये सन्नाटा आ रहा है, तो ये जो सन्नाटा है वो नई कहानी का पहला पन्ना हो सकता है। तो जानते हैं कैसे ये पहला पन्ना शुरू होगा ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता क्या है। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा इसको, कुछ लोग आज जानेंगे। क्योंकि एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जो होता है, यदि सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं तो एक ऐसा इमोशन, एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, या तो वो मतलब पढ़ाई के लिए निकलने लगे हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, या फिर शादी हो गई या जॉब के लिए निकल गए, तो जब हमारे घर में जो खालीपन आता है और जो उस वक्त हमारे संग में फीलिंग्स निकल रही होती है और जो हमारी उस वक्त की मेंटल स्थिति रहती है, उसको एम्प्टीनेस सिंड्रोम बोला जाता है। जब हम खुद को, खास करके जो मदर्स होती हैं, खुद को अकेला और बेकार महसूस करने लगती है ना, तब होता है। क्योंकि एम्प्टीनेस सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल फेज है, और जो बाद में धीरे धीरे यदि उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो धीरे धीरे एक इमोशनल दर्द बन जाता है। क्योंकि जो जब पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो मदर्स इमोशनली एम्प्टी और पर्पसलेस फ्री करती हैं कि अब कोई पर्पस नहीं बचा लाइफ में, कि अब हम क्या करें, तब शुरू होता है एम्प्टीनेस सिंड्रोम का। जो रियल उसके सिम्टम्स होते हैं वो शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है और ये क्यों होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये ब्रेन केमिस्ट्री और हॉर्मोन्स का खेल होता है। क्योंकि जब हम पेरेंट्स बनते हैं, खास तौर से जब हम माँ बनते हैं, तो सबको पता है कि हमारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस होते हैं, माइंड में कितने सारे चेंजेस होते हैं, हॉर्मोन्स के कितने सारे चेंजेस होते हैं। और एज मतलब इसमें फादर का भी रोल है। तो जब हम पेरेंट्स बनते हैं, तो जो ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन होता है का बहुत हाई होता है, जो बच्चों के साथ में एक गहरा इमोशनल कनेक्शन हमारा बनाता है। सालों तक वही केयर, रूटीन, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही प्यार एक हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है। होता है ना, हम लोग जैसे अभी भी संडे भी हो तो आंख खुल जाती है कि क्योंकि हमारी वो आदत हो गई है कि तुरंत बच्चे का टिफिन बनाना है, या बच्चे जल्दी से नहाने जाओ, जल्दी से खाना खाओ, जल्दी से नाश्ता करो। होता है ना आप लोग के साथ में भी यही, चाहे आप कुछ भी और काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं माइंड में आपको अपने बच्चे का ध्यान रहता है कि वो उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, स्कूल में टिफिन खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो ये जो बॉन्डिंग हार्मोन होता है ना, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे ही वो रूटीन छूटता है ना, जैसे ही वो बच्चे अब अपने लाइफ में बिजी हो गए, अपने सारे काम वो खुद करने लगे, तब ये रूटीन छूटता है। तब सबसे पहले जो डोपामाइन, जो एक रिवॉर्ड हार्मोन होता है, और सेरोटोनिन एक हैप्पीनेस हार्मोन जो होता है, उसका लेवल जो होता है वो गिरने लगता है। तो इससे मूड स्विंग्स होते हैं, सैडनेस आ जाती है, इवन डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी आते हैं। कई बार होता है ना, बैठे बिठाए मतलब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है फिर भी हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी उस चीज को पहचानिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ में। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि रोल बेस्ड आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, क्योंकि हमें हमारा रोल बदलने लगा है। अभी तक जो बच्चे हमारे ऊपर पूरी तरह डिपेंड थे, वो खुद डिपेंड हो गए, अब अपना खुद इंडिपेंडेंट हो गए, अपना काम खुद कर रहे। तो अक्सर माँ, ये जो बोलेंगे मेन पर्पस जो होता है, अक्सर माँ जो होती है ना, वो अपनी पूरी पहचान को मैं माँ हूँ बस इस तक सीमित कर लेती है ना। कुछ भी होता है, हम लोग कहीं भी बोलते हैं जाना रहता है, तो हम लोग सबसे पहले ही बोलते हैं अरे नहीं हमें ये नहीं कर सकते, अरे एज ए मदर अभी हम ये नहीं सोच सकते या ये नहीं कर सकते। तो हमारी पूरी पहचान एक एज ए मदर बन जाती है। और जब बच्चे दूर चले जाते हैं, तो उनका जो रोल है केयर गिवर है ना, सडनली खत्म हो जाता है। जिससे लगता है कि अब किसके लिए हूं मैं। और यहां से शुरू होता है एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ना, जो हमें समझ नहीं आता, और एक साइकोलॉजिकल शॉक हमें लगता है कि अरे अब मैं क्या करूंगी। जैसे बहुत सारी लेडीज होती है ना, जिनका पहले सपना था कि मुझे कुछ वर्क करना है, कुछ काम करना है, कुछ करियर स्टार्ट करना है, बट मदर बनते ही उनका वो सपना रह गया।
तो इस वक़्त जब वो आती है ना, जब वो फ्री होती है, तो उनको एक साइकोलॉजिकल शॉक लगता है कि अब मैं क्या करूँगी? है ना? एज़ अ पेरेंट्स बहुत सारे ऐसी फीलिंग्स निकलने लगती है कि अब तो क्या हो गया? तो फिर थर्ड पॉइंट आता है जैसे लॉस ऑफ रूटीन एंड पर्पस। अभी मैं बताया ना कि पूरा दिन जो कभी बच्चों के रूटीन में बीतता था, अब खाली हो जाता है। और जब रूटीन टूटता है ना, तो जो बॉडी का क्लॉक, सर्कैडियन रिदम जो हमारी बॉडी का बना हुआ होता है और जो मेंटल रिदम, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। जिससे एंग्ज़ायटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, इनसोम्निया तक हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमारा माइंड खाली है, क्योंकि हमारे अभी कुछ रूटीन बचा नहीं है हमारे में। तो क्योंकि जो मदर्स होती है ना, उनकी पहचान लार्जली नर्चरर और प्राइमरी केयर टेकर के रूप में हम लोग खुद को डिफाइन करते हैं कि अरे हम इनकी तो केयर हमें ही करनी है। और जब बच्चे निकल जाते हैं तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई। तब समझ में आता है और ये फील आता है कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हो गया, अब मैं क्या करूंगी? और फिर उस वक्त हमारा जो डायरेक्शन होता है ना लाइफ के प्रति, ये खोने लगता है। और ये मैं नहीं कहूंगी ये हर किसी के साथ होता है ना? आपको सेशन के एंड में भी पता चलेगा कि ये किन लोगों के साथ में होता है। क्योंकि जब ये वाला फेज़ चल रहा होता है, तो ख़ास तौर से जो लेडीज़ होती हैं, उनके साथ में बहुत सारे और चेंजेज़ भी चल रहे होते हैं बॉडी में, है ना? जैसे हम लोग यहाँ बताते रहते हैं मेनोपॉज़ का, हॉर्मोन्स का, पता नहीं क्या-क्या चल रहा था और उसी फेज़ में एक ये सिंड्रोम भी आता है। जब बच्चे खुद से इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम लोग क्या करें? और इंडियन सोसाइटी में ख़ास तौर से इमोशनल जो एक्सप्रेस करने की जो एक शो होती है ना, वो हम नहीं कर पाते। क्योंकि एज़ ए मदर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है या एज़ ए पेरेंट भी बोलूँगी, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। है ना? और हम लोग मतलब ऐसा नहीं कर सकते। बट जो फीलिंग्स हमारे अंदर चल रही है कि अब मैं क्या करूँगी? अब तो मेरा समझ नहीं आ रहा, खालीपन जो एक आने लगता है। तो वो जो धीरे-धीरे फीलिंग्स सप्रेस होती हैं, वो एक प्रेशर कुकर की तरह किसी दिन फटती हैं और तब निकलता है बहुत सारे हमारे इमोशनल और फिज़िकल सिम्पटम्स। बीमारियाँ भी किसी-किसी को सडन में आप देखिए वो अभी तक बहुत हेल्दी लाइफ़ जी रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट सडन में उनको ऐसा फ़ील होता है ना, बल्कि लोग हुँ। बोलते हैं कि अरे अब तो आपके बच्चे सेटल्ड हो गए, अब आप फ्री हो, अब आप एन्जॉय करो। बट आप लोग अपने आस-पास देखिएगा, कुछ लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं या बहुत चुप रहने लगते हैं या अपने को आइसोलेट कर लेते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं। तो कहीं न कहीं वो ये रीज़न होता है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स। कि हमें कैसा फ़ील हो रहा है। और एज़ ए मदर हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि हमारा बच्चा कहीं ना जाए। तब भी लोग बोलेंगे अरे तो सेल्फिश हो रही है कि बच्चों को आगे भेजना नहीं है या ऐसा नहीं करना है तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो वो जो इमोशनल और फ़िज़िकल पूरा ट्रॉमा चल रहा होता है, तो उसके सिम्पटम्स क्या हैं? एक तो सबसे पहले आपको लोनलीनेस फ़ील होगा, आइसोलेशन फ़ील होगा, ऐसा लगेगा अकेलापन-सा फ़ील होगा और आपको अकेले रहने का मन करेगा। तो ये इमोशनल सिम्पटम है। इसके साथ फिज़िकल सिम्पटम्स क्या आएँगे? आपको जब ऐसा लोनलीनेस और आइसोलेशन फ़ील होता है, तो आपको हेडेक हो रहा होगा। आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा और ऐसा होता है ना फटीग जैसा फ़ील होता है कि पड़े रहो, कुछ नहीं करना है। मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेशन होता है, बॉडी पेन होगा, डाइजेशन तक की प्रॉब्लम्स इससे हो सकती है, डाइजेशन इश्यूज़ भी होते हैं। फिर एंग्ज़ायटी हो गया, गिल्ट हो गया, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें आती हैं। स्लीपलेसनेस होती है या हम फिर बहुत ज़्यादा सोते हैं। कई बार इस सिचुएशन में ऐसा होता है ना तो बल्कि अब हम लोग ये सोचते हैं अरे अब तो हम फ्री हैं, क्या करें? तो बस कुछ नहीं सोने लगते हैं, सोते हैं, खूब सोते हैं। और कई लोग बोलते हैं अरे हाँ, तुम्हें अभी टाइम ही क्या है? मतलब काम ही क्या है तुम्हें? आराम से सो, खाओ, पियो, एन्जॉय करो। लेकिन नहीं, वो उस वक़्त हम अपनी बॉडी को ना बहुत टॉर्चर कर रहे थे यदि हम इस तरीके से करते हैं। क्योंकि हमारी जो फीलिंग है, उसमें हम खुश नहीं हैं, ये सोने में और खाने-पीने, एन्जॉय करने में। फीलिंग क्या है हमारी? हम यूज़लेस फ़ील कर रहे हैं, इनविज़िबल फ़ील कर रहे हैं। तो उससे हमारा जो होता है ना, हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, हमारा खाना भी कम हो जाता है, हम बहुत कम खाना खाने लगते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं। और जिनके भी बच्चे ख़ास तौर से जो कॉलेज की तरफ चले जाते हैं या हॉस्टल में चले जाते हैं, उनके साथ तो ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। और ये हर किसी को एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है क्या? आप लोग सोचेंगे कि हर किसी को होता है, तो नहीं। ये हर पेरेंट्स को नहीं होता है, लेकिन जिनकी लाइफ़ पूरी तरह
अपने बच्चों के आसपास रिवॉल्व करती है ना, कुछ माएँ बहुत स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो शुरू से वो चीज़ मेंटेन करके रखती हैं कि मेरा करियर, मेरा मी टाइम और बच्चों के लिए बच्चों का टाइम। बट ये मोस्टली ये जो सिंड्रोम है, उनको होता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल मदर्स होती हैं या इमोशनल पेरेंट्स होते हैं। इसमें मतलब हम अपने को उनसे अलग नहीं कर पाते हैं। पूरी हमारी लाइफ़ उनके आस-पास ही घूमती रहती है। तो उनके चांसेस इस सिंड्रोम में होने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ख़ास तौर से जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं या हाउसवाइफ्स हो गई या ओवर इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स होते हैं, उनमें ये सिंड्रोम बहुत कॉमन होता है। और ये अब जब मैं ये इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि मेरे आस-पास ये ऐसे लोग बहुत सारे हैं। लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, वो सोच रहे हैं ऐज इश्यू है, ऐज के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि ये क्या मेंटल कंडीशन है क्या? ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है क्या? तो टेक्निकली हाँ बोलेंगे कि एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जो होता है वो कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है कि आपको अपनी कोई आप मेडिकल टेस्ट कराओगे तो उसमें आपको ये आएगा या डायग्नोस होगा। लेकिन इसके सिम्पटम्स जो होते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन जैसा, एंग्जायटी जैसे हो सकते हैं अगर टाइमली इसको क्योर नहीं मिले। ये बहुत सीरियस आगे चल के हो सकते हैं यदि कोई ओवर इमोशनल मदर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं यदि इस सिंड्रोम में फँस रहे हो। तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है सबसे पहला जो होता है एक्सेप्टेंस, है ना? फिर कनेक्शन, न्यू पर्पस और ग्रैटिट्यूड बेस्ड लिविंग यदि आप कर रहे हो। एक्सेप्टेंस किस चीज़ का? कि आपने जो किया है, जो आप कर रहे हो, आपने अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ थी, वो इतने अच्छे से आपने निभाई, है ना? सब आपने जो आपके बच्चे चाहते थे उनको वो कर पा रहे हैं। तो आपको वो एक्सेप्ट करना है कि मैंने ये चीज़ अच्छी करी और एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही था, बाहर निकलना ही था। और एम्प्टी नोस्ट सिंड्रोम जो होता है सिर्फ़ वुमेन्स का इश्यू नहीं होता है। ये फादर्स को भी होता है बट उनके संग क्या होता है वो साइलेंटली सफ़र करते हैं। लेडीज़ क्या होती है बोल-बोल के अब मैं क्या करूँ? मुझे मन नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अब मैं मतलब यूज़लेस हूँ, किसी को ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम बोलते रहते हैं। लेकिन जो फादर होते हैं, वो साइलेंटली सफ़र करते हैं क्योंकि उनके तो रिसर्च ही यही है ना मतलब उनको तो इमोशनली और बचपन से ही होता है कि नहीं एज़ ए मेल उनको स्ट्रॉन्ग होना है, उनकी ट्रेनिंग ही वही हुई है ना। बट स्पेशली जैसे कहते हैं ना रिसर्च भी कहती है कि फादर्स जो स्पेशली जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपने बच्चों से, तो वो भी इस सिंड्रोम से सफ़र करते हैं। क्योंकि उनके भी दिल में खालीपन आता है और उनके संग तो कभी-कभी डबल चीज़ें भी होती हैं क्योंकि उस वक़्त ही उनका रिटायरमेंट फ़ेज़ होता है ऑफ़िस से और उसी वक़्त ये चीज़ें होती हैं। तो उनके साथ तो और डबल चीज़ें साथ में चल रही होती हैं। लेकिन वो क्या होता है वो अपने जो भी सारी फीलिंग्स हैं उस पे एक साइलेंस का ताला लगा लेते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते ही नहीं है। और हम एज़ ए मदर बहुत कुछ करते हैं और सबसे ज़्यादा सफ़र भी लेडीज़ ही करती हैं क्योंकि वो उस चीज़ से निकलना भी नहीं चाहती हैं। तो आगे तरीके आपको पता चलेंगे कि आप कैसे उन चीज़ों से निकल भी सकते हो क्योंकि इसमें ब्रेन जो होते हैं ना रीवायरिंग भी होती है, ब्रेन की रीवायरिंग होती है। जैसे हम लोग पोस्ट प्रेगनेंसी बोलते हैं ना, ये आपका पोस्ट पैरेंटिंग फेज़ होता है। जब एज़ ए पेरेंट आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभा दी, लेकिन अब जो फेज़ आया है, उसको आपको क्या करना है? जैसे पैरेंटिंग के दौरान जो होता है ना ब्रेन के जो रिवार्ड सेंटर्स होते हैं, बच्चों से कनेक्ट रहते हैं। जो मैंने अभी बताया डोपामाइन लूप, तो वो जो हमारा हार्मोन है वो हमें बहुत कनेक्शन एक फ़ील करके रखता है। बट जब वो कनेक्शन हट जाता है, तो जो ब्रेन है वो लिटरली एक इमोशनल विथड्रॉल फेज़ से गुज़र रहा होता है। तो इसको बोलते हैं पोस्ट पेरेंटिंग फेज़। है ना? तो जब और ये बिल्कुल एडिक्शन की तरह होता है हमें अपने बच्चों के संग रहना। तो इसीलिए जब ये दर्द जो होता है वो इमोशनल नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी हो जाता है क्योंकि हमारा ब्रेन भी उस चीज़ से सफ़र कर रहा है। और जो फादर हैं वो रिटायरमेंट और एम्प्टी नेस्ट का कॉम्बो चैलेंज ले रहे हैं। जो अभी मैंने बताया स्पेशली फादर्स क्योंकि वो रिटायरमेंट के करीब हैं और उसी समय बच्चे उनके घर छोड़ रहे हैं। तो उनके लिए ये एक डबल चैलेंज क्रिएट कर रहा है। लॉस ऑफ रोल, लॉस ऑफ पर्पस। और उसके साथ हमारा एक पॉइंट और चल रहा था हमारी जो मिड लाइफ क्राइसिस होती है, उस वक़्त हम अपनी कुछ-कुछ बीमारियों से भी उलझ रहे होते हैं, शुरू हो जाती हैं। तो मिड लाइफ क्राइसिस प्लस एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है, उसका जो होता है ना वो डबल इमोशनल इम्पैक्ट जाना होता है। और जब ईएनएस होता है मीन्स एम्प्टीनेस सिंड्रोम होता है तो उसी वक़्त हमारी जो मिडल एज वाला
का भी सामना करना पड़ता है। लेडीज़ को मेनोपॉज़ का सामना करना है, एजिंग हो रहे हैं, हेल्थ चेंजेस हो रहे हैं, करियर खत्म हो रहा है अब। तो ये जो कैम कॉम्बिनेशन होता है, वो आपकी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को और भी हिला देता है, क्योंकि हमें लगता है अब सब कुछ खत्म हो रहा है। होता है ना, क्योंकि बीमारियाँ भी शुरू होती हैं उसी वक़्त से, क्योंकि हम यदि शुरू से हमने ध्यान नहीं दिया तो आफ्टर 40 हमें कुछ ना कुछ हमारी बॉडी हमें देने लगती है, रिटर्न गिफ्ट, जब यदि हम उसका ध्यान अच्छे से नहीं रखा। तो इस वक़्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हमें करना है ना? जो लेडीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या सोशल मीडिया पे भी आप जैसे रहते हो, तो उस वक़्त जैसे आप जिनके बच्चे साथ में रह रहे हैं, वो लोग फ़ोटोज़ डालते हैं, तो उससे हम देख-देख के अरे! अब मेरा बच्चा नहीं है, तुरंत हम फ़ोन करते हैं या मैं अकेली रह गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो उस वक़्त हमें क्या करना है? एम्प्टीनेस सिंड्रोम के लिए सॉल्यूशन सिर्फ़ इमोशनल भी नहीं होगा, इसके फिज़िकल सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। क्योंकि डेली फिज़िकल मूवमेंट अपनी बॉडी को जितना आप एक्टिव रखेंगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आप नई चीज़ें सोच पाएँगे, उतने ही आप क्रिएटिव होंगे। जैसे फिज़िकल मूवमेंट आपको वॉकिंग करना है, योगा आप कर सकते हो, क्योंकि जो एम्प्टीनेस सिंड्रोम के ये स यदि आप फिज़िकल मूवमेंट अच्छी तरह आप कर रहे हो, तो ये 60% तक आपका रिमूव करता है। नेचर प्लस ग्रैटिट्यूड जो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को रीस्टोर करेगा। यदि आप इस तरीके से अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि जब एम्प्टीनेस सिंड्रोम के बाद डिप्रेशन और एंजाइटी का जो रिस्क होता है, यदि किसी को थोड़ी बहुत भी हो, तो इस समय वो 3% और ट्रिपल हो जाती है आपकी ये चीज़। और एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च में ये बताया गया है कि इस वक़्त यदि जो लेडीज़ या पेरेंट्स इस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, ये एम्प्टीनेस सिंड्रोम, उस वक़्त यदि उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला या वो समझ ही नहीं पाए कि उन्हें क्या हो रहा है, तो उस उनमें क्रोनिक एंग्ज़ायटी, इनसोम्निया मतलब नींद की प्रॉब्लम, इवन सुसाइडल थॉट तक डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। ये बहुत डीप में जाने वाली बात होती है, जब मैंने बहुत रिसर्च की, उतना तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। लेकिन सच में कुछ लोगों को इसमें जो इतनी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड मदर्स होती है ना, जो बच्चे के बिना सोच ही नहीं सकती हैं, उनको सुसाइडल थॉट तक ये आते हैं। ये रिसर्च में बताया गया है। तो जो पोस्ट ईएनसी मतलब जो एम्प्टीनेस सिंड्रोम है, उसको सेकंड एडल्टहुड कहा जाता है। मतलब समझ लीजिए, आप जो एक बचपन में थे, फिर आप एडल्ट हुए, फिर आप पैरेंट बने। अब आप समझिए ये आपका एक उस चीज़ से हट के अब आपका एक सेकंड एडल्टहुड आ रहा है। अब आपको यहाँ पे फिर से अपने लिए एक नया डेवलपमेंट फेज़ को स्टार्ट करना है, जो आपका साइकोलॉजिस्ट भी इसको कहते हैं कि ये नया डेवलपमेंट फेज़ होता है, जिसमें आप पेरेंटिंग के बाद वाली जो लाइफ़ होती है ना, उसको आप डिज़ाइन करेंगे। इस समय आपको फ्रीडम होगा, डिस्कवरी होगी, आपका मतलब आपके जो पर्सनल ड्रीम्स है, जो आप भूल गए थे, उसको आपको शुरू करने का टाइम है। तो इस समय आपको क्या करना है? रीडिस्कवर योरसेल्फ, खुद से मिलने का सफ़र है ये। ग्रैटिट्यूड जार बनाइए, हर दिन एक छोटे स्लिप लेके ग्रैटिट्यूड के जार के लिए लिखिए। क्या लिखेंगे आप उसमें? देखिए, जैसे हम लोग होते हैं ना, हमेशा दूसरे की पसंद की चाय बना रहे होते हैं। आज आप अपनी पसंद की चाय बनाइए, जैसे आप पीते थे, और पीते वक़्त फ़ील करिए कि वॉव! आज मैं अपनी पसंद की चाय पी रही हूँ, शुक्रिया। और उसको लिख के डालिए। फिर इनर चाइल्ड एक्टिविटीज़, वो चीज़ें जो आप बचपन में करते थे, ड्राइंग हो गई, स्विंग हो गई, गार्डनिंग हो गई, उसे रिवाइव कीजिए। आप फिर से जीने लगेंगे। है ना? तो कम्युनिटी कनेक्ट कीजिए, क्लब जॉइन कीजिए। क्लब मीन्स मतलब ये नहीं कि आप यही क्लब जॉइन कीजिए, कोई भी क ऐसी कम्युनिटी में रहिए, जहाँ पे किसी कॉज़ के लिए आप वॉलंटियर कीजिए, जहाँ आपका एक्सपीरियंस किसी और की रोशनी बन जाए। जैसे आपने मान लीजिए अपने बच्चों को किस तरह पाला, कैसे संस्कार दिए, आप वो दूसरों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। वही ज़िंदगी का जो होता है ना, असली मकसद बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे क्लब में भी बहुत सारे लोग हैं, जो अब एक ऐज के बाद में, जैसे सुप्रिया मैम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, जो अब अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। अपने जो शौक है, वो पेंटिंग इतनी अच्छी करती हैं, सारे कुछ-कुछ कर रहे हैं अपना। और जैसे मैं जिनको जानती हूँ, संध्या आंटी, वो इतनी अच्छी-अच्छी रील्स बनाती हैं, उस लाइफ़ को एन्जॉय कर रही हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि खुद से जो जुड़ी पहचान का सीधा रास्ता होता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ही ये है कि जो है उसके लिए आप शुक्रिया कीजिए, जो गया उसके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए, और जो आएगा उसके लिए एक उम्मीद रखिए आने वाले कल के लिए। ग्रैटिट्यूड का यही मतलब है।
है ना? तो ग्रैटिट्यूड से आपको क्या फ़ील होगा? दिल को आप हल्का कर पाएँगे। पास्ट से जो जुड़ी चीज़ें हैं, उनसे आप निकल पाएँगे और नई चीज़ों के लिए आप सोच पाएँगे। दोबारा से अपना सेल्फ वर्थ बना पाएँगे। दुःख से अटेंशन हटा के आप कुछ अपना नया क्रिएटिव सोच पाएँगे। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अभी आगे चल के आपको इससे एग्ज़ाम्पल भी मैं दूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स ने इस टाइम पे ही अपनी नई हॉबीज़ शुरू कर दी। जो कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, आप लोग भी रील्स वग़ैरह में देखते होंगे ना, कुछ लोग अपना डांस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें बल्कि बोल देते हैं, बताओ इस एज में ऐसा कर रहे हैं। बल्कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि इस एज में वो ये कर रहे हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि वाक़ई में क्योंकि सेल्फ केयर रूटीन जो होता है ना, सेल्फ लव रूटीन, वो अब शुरू करना ही पड़ेगा हमें। एक वीकली मतलब मी टाइम स्लॉट फिक्स कीजिए, अच्छी सी चाय पीजिए, बुक पढ़िए, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, फेस पैक लगाइए, है ना? तो कितना अच्छा लगता है जब हम इस एज में अपने लिए करते हैं क्योंकि अब आपकी जो पहचान है, वो सिर्फ़ पेरेंट्स होने तक सीमित नहीं है। अब आप एक मेंटर हैं, एक वॉरियर हैं, एक क्रिएटर हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सेटल किया और अब खुद को हमें टाइम देना है क्योंकि इस वक़्त क्या होता है ना जब लाइफ शुरू होती है एडल्ट हम जब बनते हैं तो हमारी लाइफ में क्या टेंशन रहता है करियर बनाना है, शादी, बच्चे ये सब चल रहा होता है। अब तो आप सब कुछ सेटल कर चुके हैं। तो जब आप अकेले किचन में चाय पी रहे होते हैं ना, तो उस वक़्त आपको सोचना है कि ये अकेलापन है या मेरी अब आज़ादी है ये। तब स आपकी देखिए आपकी तुरंत थॉट चेंज होगी और आपको तुरंत फ़ील होने लगेगा कि नहीं, वॉव! अब मुझे कुछ करने का टाइम मिला है। अपने नए गोल्स बनाने का शुरू कीजिए, अपनी नई कहानी लिखने का कीजिए, जिसके जो भी शौक हैं, वो आप कर सकते हैं। रूटीन वापस बनाइए अपने, वही मॉर्निंग रिचुअल्स कीजिए, योगा, मेडिटेशन, है ना? हॉबी का जो पैशन है, उसको रिवाइव कीजिए, जो कभी आपने एज़ अ पेरेंट छोड़ दिया था, उसको दोबारा शुरू करिए। सोशली एक्टिव रहिए। फ्रेंड से मिलना, ग्रुप जॉइन करना और एक और इम्पोर्टेंट बात, हेल्दी कनेक्शन बनाइए बच्चों के साथ, है ना? ओवर प्रोटेक्टिव नहीं, ओवर कॉलिंग नहीं कि हर 2 मिनट में बस उनको ही कॉल कर रहे हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये नहीं। ट्रस्ट और स्पेस देना आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत अच्छा है। उनका स्पेस दीजिए। दिन में 1 बार कॉल कीजिए, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है ना? आप उनकी पर्सनैलिटी से अलग हट के अपने लिए डिसीज़न्स बनाइए और रोज़ एक अफ़र्मेशन कीजिए। सबसे ज़रूरी है क्योंकि अफ़र्मेशंस जो होते हैं, जो यहाँ पे कराए जा रहे हैं, वो ज़िंदगी से दोस्ती का रास्ता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे ना कि अभी आज 18 डे हो गया, धीरे-धीरे आप लोगों ने कितनी चीज़ों का ग्रैटिट्यूड किया जो हम कभी नहीं कर सकते थे। वो हमें क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी लाइफ़ से और कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने रोज़ एक बात आप बोल सकते हैं कि मैं खाली नहीं हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। मेरी खुशी अब मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरी हेल्थ मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे अपने को ठीक रखना है। मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं बदली हूँ और ये बदलाव जो है वो मेरा गिफ्ट है क्योंकि मैंने अभी तक की जो अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ थी वो बहुत अच्छे से निभाई, सब कुछ अच्छे से किया। अब ये जो मी टाइम है, ये जो खालीपन है, वो मेरा गिफ्ट है और ये खालीपन नहीं है, ये आपकी नई लाइफ़ का शुरुआत है। और जो मेरे पास है, वो मेरे लिए काफ़ी है। ये जो 4-5 अफ़र्मेशंस आप डेली बोलिए, खुद को ये खालीपन को अपना मतलब कर्स या उसको वो मत समझिए, उसको अपना एज़ अ गिफ्ट लीजिए। अपना जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो प्रेज़ेंस है आपका, वो महसूस कीजिए। बच्चों की लाइफ़ में भी आपका रहेगा क्योंकि जब आप खुश रहोगे ना, तो उनको वही चीज़ें आप दे पाओगे। तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हमारी मदर कितनी एक्टिव है, कितनी अच्छी है, जो अभी भी इस लाइफ़ में ये कर रही है। क्योंकि आपने उनको उड़ान दी। अब अपनी पहचान, अपनी चीज़ों को उड़ान दीजिए। तो अब हमारा जो कहते हैं ना कि अब लगता है कि ज़िंदगी जब उस वक़्त लगता था ना अरे ज़िंदगी रूठ गई, कुछ भी नहीं बचा लाइफ़ में बस यही बच्चे-कच्चे घर ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। पर उस चीज़ को अब आप जो आपके मन में खालीपन आया है, तब उसको शुरू कीजिए। और शुरुआत कीजिए कि मैंने कल का शुक्रिया किया, आज का स्वागत करती हूँ और अपनी ज़िंदगी का एक नया पन्ना स्टार्ट करती हूँ। जिन कमरों में जैसे कहते हैं ना खामोशी थी, वहाँ पे आज आप अपने गीत गुनगुनाइए, अपनी कुछ पेंटिंग बनाइए उन कमरों में बैठ के। जिन ख़्यालों में जैसे कहते हैं ना हमेशा एक इंतज़ार था बच्चे अब कब आएँगे, क्या करें? उसको थोड़ा-सा चेंज करिए, उसमें अपने सपने सजाइए कि अब मैं क्या नया करना चाहती हूँ। जहाँ तक एक सिर्फ़ माँ का है ना
अभी जो एक माँ होती है वो सिर्फ वाकई में अपने बच्चों के लिए सोचती है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप थोड़ा-सा अपने लिए सोचिए ताकि आपके बच्चे भी खुश होंगे और ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि जो एज़ अ मदर है हमारा दिल कभी नहीं खाली होगा। बट उसमें हमें जो हमारी यादें रहती हैं, जो हमारी खुद की जो बीती हुई चीज़ें थी जो हम नहीं कर पाए, अब हमें उसको अपने अपने रोल को लीड रोल में लेना है। एज़ ए वुमन, है ना? या एज़ ए ह्यूमन बीइंग। पेरेंट का रोल हमने बहुत अच्छी तरह निभा लिया। अब उस लाइफ़ में हमें एज़ ए लीड रोल लेना है और एक लाइफ़ को एक बार फिर से जीना है, एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि ज़िंदगी का जो एक होता है ना, एक चैप्टर खत्म हुआ है, पूरी किताब नहीं खत्म हुई है। अब वक़्त एक नई कहानी लिखने का, जिसके हीरो आप खुद होंगे। क्योंकि आपकी खुशी जो है ना, वो किसी और के होने में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अकेले रहना और अकेले महसूस करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड से जुड़ते हैं, तो अकेलापन में भी ना आपको सुकून मिलने लगेगा, एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई आशा मिलेगी। कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ़ अरे मैं अकेली हूँ, अकेली हूँ, अकेली हूँ महसूस यही करते हैं। नहीं, उसको किस तरीके से हमें चेंज करना है। अकेला रहना और अकेला महसूस करना अलग चीज़ है। आप नई चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है? तो जब और ख़ास तौर से जो लेडीज़ होती हैं, जब हम 50 की एज के आस-पास पहुँच रहे होते हैं ना, तो हमारे स बहुत कुछ-कुछ हो रहा होता है। तो अब टाइम आ गया है खुद को निखारने का, ठीक है? और अभी मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दूँगी जो उन लेडीज़ ने 50 के पहले ही, जब वो उनके लाइफ़ में शुरू हुआ खालीपन, बट उन्होंने उन लोगों ने अपनी एक नई पहचान बनाई। कोई सेशन ले रहा है, कोई योगा कर रहा है, किसी ने कुछ मतलब अपनी लाइफ़ में एक करियर शुरू किया है। तो क्योंकि मैं मतलब वो अभी भी कह रही हैं, सबसे ये कहना चाहती हैं, ये एग्ज़ाम्पल है कि मैं अब सिर्फ़ माँ नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, एक ड्रीमर हूँ, एक क्रिएटर हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं खुश हूँ और मैं एज़ ए ह्यूमन बीइंग अपने सपनों को भी जी रही हूँ। तो आज का जो एक ये सेशन था, सिर्फ़ एक डिस्कशन था बस। ये एक सफ़र था कि आपके दिल तक पहुँचने का। आप अपने दिल तक पहुँचे उस कोने पे, जहाँ पे आपने अपनी जो पुरानी यादें, अपने पुराने शौक, जो छुपी हुई खुशियाँ और थोड़ा-सा दर्द जो छुपा के रखा हुआ है ना, उनको आप निकालिए। हमने ये मतलब ये जाना है कि खाली घर जो होता है ना, सिर्फ़ खालीपन नहीं लाता है। ये एक मौका है आपकी लाइफ़ के लिए, एक बार ज़िंदगी से फिर से दोस्ती करने का। अपने आप को फिर से जीने का। तो ये नहीं सोचना है कि अब हमारी लाइफ खत्म हो गई, नहीं, ये तो एक पहला पन्ना है, जस्ट कहते हैं ना। और अब एक हम एक बहुत स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे, जो कहते हैं कि ये गाना नहीं है, एक आप फीलिंग की तरह सुनिएगा और ज़रूर से पूरा सुन के जाइएगा कि उस मोड़ से शुरू करें, जहाँ हमने कभी छोड़ा था, है ना? जहाँ आपने अपने सपनों को पॉज़ किया था। वही मोड़, जहाँ हमने छोड़ा था ना, अब हमें उस मोड़ से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। क्योंकि जहाँ रिश्तों ने अपने मोड़ लिए, उस वहाँ से ज़िंदगी रुकती नहीं है। एक नई राह चुन रही है वो आपके लिए, एक नया मौका दे रही है। जहाँ छोड़ के सब कुछ भूल गए थे, उस मोड़ से अब हमें फिर से अपनी यादों को, अपने शौकों को वापस लाना है। वही सपने, वही चाहते हैं, जो हमने एज़ ए पेरेंट उनको अलग रख दिया था, संजो के। उस कोने तक आज मैं पहुँचना चाहती हूँ, आपके उस दिल के कोने तक जो आपने अपनी चीज़ें छुपा के रख दी थी, उनको आपको आज निकालना है। और अब वक़्त है शुक्रिया के एक जज़्बात के साथ, मतलब हम एक नई कहानी लिखने का। तो क्योंकि एक 2-4 लाइन ऐसे बताऊँगी कि कुछ मोड़ जो होते हैं ना, दर्द के होते हैं और कुछ मोड़ जो होते हैं नई राहों के लिए होते हैं। तो जो आज का आपका मोड़ है ना आपकी लाइफ़ में या आने वाला है, वो आपकी नई पहचान का मोड़ हो सकता है। तो चलिए उसी मोड़ से फिर शुरू करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बनना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक इतना सबसे खूबसूरत रंग है। लेकिन आप खुद एक पूरी तस्वीर भी है, जहाँ से आपने मतलब वो छोड़ा था, फिर से अब वो तस्वीर बनाते हैं और अपनी लाइफ़ को एक मास्टरपीस बनाते हैं कि लोग एग्ज़ाम्पल दें कि जब सब कुछ खत्म हुआ इनकी लाइफ़ में, अब इन्होंने एक नई शुरुआत करी, एक नया करियर बनाया। तो आपके होने का जो एहसास है ना, वो सबसे बड़ा उपहार है। उस खुद को दीजिए, आज नहीं तो कब करेंगे? तो उस कोने तक आज ज़रूर अपने पहुँचिएगा, उस सोच तक ज़रूर पहुँचिएगा। तो थैंक यू ऑल। और अभी एक खूबसूरत से गाना हम एक सुनेंगे और उसमें आप उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने अपनी